लास्ट टाइम जो हम बात की थी हमने वो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस आर इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कैसे ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, रोडवेज से रेलवेज, रेलवेज से पाइपलाइंस, ये किस तरीके से अलग अलग मल्टीपल नंबर ऑफ गुड्स एंड आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। नाउ मूविंग फर्दर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम आगे बात करेंगे कुछ और न्यू डेवलपमेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के, जो कि न्यू है या जो डेवलपमेंट के हिसाब से नए हैं और डेवलप हो रहे हैं कंट्री के अंदर। एज वी हैव सीन अर्लियर दैट रेलवेज आर एक्सपेंडेड अर्लियर बिफोर द न्यू एरा ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक वाटरवेज और एयरवेज। तो रेलवेज एंड रोडवेज आर बेसिक एंड दीज आर एक्सेसिबल बाय ऑल कम्युनिकेशन टाइप्स एंड पर्सन्स। बट जो नए तरीके के जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, स्पेशली इन वाटरवेज, वाई वाटरवेज आर इंपॉर्टेंट और वाटरवेज को क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था वाटरवेज के दो सेक्शंस देखे थे। इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच इज इन द कंट्री वाया एक्सेसिबल वाया डिफरेंट रिवराइन रूट्स। जो रिवर्स के अंदर जो रूट्स डेवलप होते हैं या जो कोई बिग माइथी रिवर है जिसके अंदर इतना एक्सेसिबल वाटर है कि उसके अंदर हम स्मॉल कम्युनिकेशन नेविगेबल जो सोर्सेज हैं ट्रांसपोर्टेशन के, स्मॉल शिप्स को एक जगह से दूसरी जगह तक कनेक्ट कर सकें, या किसी दो बड़े मेजर टाउन सिटीज जो डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल कानपुर जो एक इंडस्ट्रियल टाउन है, उसे वेस्ट बंगाल के जो एरिया है जहां पर हुगली बेसिन के अंदर जो इंडस्ट्रियल टाउन है वहां तक उसको कनेक्ट किया जा सके एक्सेसिबिलिटी के लिए। क्योंकि इसको कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर जो एक्सेसिबिलिटी होती है इट इज मोर अनइंटरप्टेड देन रोडवेज या रेलवेज। रेलवेज में कुछ इंटरप्शन हो सकता है, एनी फॉर्म ऑफ इंटरप्शन आर can be occurred in railways और roadways। waterways के अंदर जो है occurrence और जो cost of transportation है दोनों ही कम होती है, यानी कि disaster risk reduction जो है वो कम होता है। तो इसीलिए waterways को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप कर रही है। इंडिया में किस तरीके के waterways हैं या क्या उनकी यूटिलिटी है हम ये देखेंगे। waterways are the cheapest mean of transport, that is the major difference between railways and roadways की waterways जो है वो cheapest mode है, especially not for mean for passenger ways but for basically identification given for the goods and services। they are most suitable for carrying heavy and bulky goods। यानी ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मुंबई से अगर हम देखें कि जितना भी प्रोडक्शन एक्टिविटी, मुंबई की इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रोडक्शन है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है, देन दैट द बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद द हैवी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज शिपमेंट। यानी उसको शिप्स के थ्रू ही जो मालवाहक जहाज होते हैं या शिप्स के थ्रू ही उनको अलग कंट्रीज तक पहुंचाया जाता है। देन इट इज फ्यूल एफिशिएंट, यानी ज्यादातर जो है किसी एक कंपोजिट फ्यूल की जो जरूरत है वो लॉन्ग टाइम में बार बार नहीं पड़ती, एक साथ उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी इसको कहा जाता है। इंडिया इज इनलैंड नेविगेशन। इनलैंड नेविगेशन यानी कि जो अंदर इंडिया के अंदर जो नेविगेशन की जो कैपेबिलिटी है वो भारत के अंदर जो है ओवरऑल 1400-500 किलोमीटर का वो वाटरवेज को डेवलप किया जा रहा है या किया जा चुका है इसमें से कुछ पार्ट को। द फॉलोइंग वाटरवेज, यानी जिन वाटरवेज की हम यहाँ बात करेंगे जो इसके अंदर आगे आएगा उसे हम देखेंगे जो कि डेवलप किए जा चुके हैं और उनका क्या यूटिलाइजेशन है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो वाटरवेज हैं, दीज वाटरवेज आर डेवलप्ड बाय IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड यानी कि जो अंदर जो हमारी रिवर्स हैं, जो एक्सेसिबल रिवर्स हैं, उनके अंदर इनको डेवलप किया जा रहा है। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द रेस्पॉन्सिबल एंटिटी फॉर वाटरवेज। नाउ वी हैव टेक अ लुक ऑफ दीज डिफरेंट वाटरवेज जो कि डेवलप किए जा चुके हैं। सबसे पहले जो राइट साइड का जो सेक्शन है उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज सिमिलरली लाइक नेशनल हाईवेज, NH इज नेशनल हाईवेज एंड W इज नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवे 1 की जो हम बात कर रहे हैं, जो टोटल इसका एक्सपेंशन है दैट इज 1620 किलोमीटर। ये कंटिन्यूसली डेवलप्ड एक स्ट्रेच है जो कि गंगा रिवर पे डेवलप किया गया है। गंगा रिवर पे इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक का ये स्ट्रेच है जिसको गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कनेक्ट किया जाता है इलाहाबाद से हल्दिया के लिए। तो ये सबसे बड़ा वाटरवेज है, गंगा रिवर पे डेवलप है और क्योंकि चैनल अनइंटरप्टेड है इसलिए इसको डेवलप किया जा चुका है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट जो नेशनल वाटरवेज हमारे यहाँ डेवलप किया गया है वो है 891 किलोमीटर नेशनल वाटरवे 2 ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर।
ब्रह्मपुत्र रिवर यानी असम का जो स्ट्रेच है पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर का, उसमें सदिया टू डुबरी, असम के अंदर ही पूरा जो इसका स्ट्रेच आता है, असम प्लस ऊपर वाला जो एरिया अरुणाचल का, उस पूरे रिवराइन जो सेक्शन को डेवलप किया गया है गुड्स और सर्विसेज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर दोनों के ऊपर ही दो इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर दोनों नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 डेवलप किया गया है। ध्यान रहे कि जो भी चीज हम यहाँ देख रहे हैं, इट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर एज वेल एज boards and as well as NTSC examination. So both of these waterways are important for examination as well as NTSC and as well as board examination. Then जो थर्ड वाटर नेशनल वाटरवेज है, इट विल डेवलप्ड इन दी वाटर चैनल्स और कैनाल्स के माध्यम से या वाटर चैनल्स के माध्यम से केरला के अंदर जो बैक वाटर्स है, यानी जहाँ पर दोज एरिया विच इज डेवलप्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर एंड सी, यानी कि रिवर्स और सी के कॉन्फ्लुएंस से जो वाटर चैनल्स डेवलप हुए हैं बैक वाटर्स में, तो वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, कोटापुरम, कोल्लम एंड उदगमंडलम के जो चैनल्स हैं वाटरवेज को कनेक्ट करके कैनल्स के माध्यम से बनाया गया है ताकि कर्नाटका और केरला के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनको एक्सेस किया जा सके। सिमिलरली नेशनल वाटरवे 4 178 किलोमीटर गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के अंदर आंध्र प्रदेश और जो हम देख रहे हैं कि जहां पर हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया है, साथ में जो एरिया है कृष्णा गोदावरी के आसपास का डेल्टा एक रिवर है, उसमें काकीनाडा पुडुचेरी तक यानी तमिलनाडु के पुडुचेरी तक कैनल्स के जरिए कैनल्स को डेवलप करके इस वाटर मार्ग को डेवलप किया जा रहा है, इस वाटर रूट को डेवलप किया जा रहा है। देन नेशनल वाटरवे 588 किलोमीटर का लॉन्ग स्ट्रेच है बहामी और मताई रिवर को महानदी और ब्राह्मी डेल्टा के अंदर ईस्ट कोस्ट ऑफ कैनल्स में, यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि एक पूरा पैटर्न है कि पहले नॉर्दर्न एरिया के अंदर वाटरवेज को डेवलप किया गया, देयर आफ्टर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलप किया गया, देन वेस्टर्न कोस्ट पे डेवलप किया गया, देन वेस्टर्न कोस्ट के अंदर जो स्ट्रेचेस हैं यानी मिड ऑफ द सदर्न डेक्कन एरिया में वहां स्ट्रेच किया गया, एंड देयर आफ्टर इट विल डेवलप द ईस्टर्न कोस्ट आल्सो, यानी जहां जहां कैपेबिलिटी है ऑल द मेजर एरियाज ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन प्लस इनलैंड एरियाज में इन वाटरवेज को डेवलप किया गया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन दैट विल बी कनेक्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। नाउ इसको हम मैप के थ्रू देखते हैं कैसे ये डेवलप किए गए किस किस एरिया में। ये नेशनल वाटरवेज टोटल जो एरिया अभी तक डेवलप किया जा रखा है दैट इज 4500 किलोमीटर्स। सबसे पहले की हमने बात की थी इलाहाबाद से हल्दिया नेशनल वाटरवे 1 जो गंगा रिवर पे डेवलप्ड है, देयर आफ्टर सादिया टू डुबरी जो हमने बात की थी असम के अंदर पूरा जो एक चैनल है सादिया टू डुबरी, ये नेशनल वाटरवे 2 891 किलोमीटर दैट इज 1620 किलोमीटर वाटरवे 1, ठीक है, जिन स्टेट्स को बेनिफिशियल है वो यहाँ हम देख रहे हैं। देयर आफ्टर 1891 किलोमीटर असम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल में हम देख रहे हैं। देयर आफ्टर सिमिलरली नेशनल वाटरवे 3 जो मैंने बात की थी कि केरला के अंदर वेस्ट जो कोस्ट कैनाल्स है जो कि बैक वाटर में डेवलप किया गया है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। देयर आफ्टर नेशनल वाटरवे 4 जो हमने बात की थी कृष्णा और गोदावरी के साथ पुडुचेरी तक इसको डेवलप किया गया है, कैनल्स के थ्रू एक्सेसिबल किया गया है कोस्टल रीजन्स के अंदर। देन नेशनल वाटरवे 5 महानदी वाला एरिया जो है जो हमने देखा था ब्राह्मी डेल्टाइक कैनल्स जो है महानदी वाले एरिया में इसको डेवलप किया गया है, यानी जो भी माइटी रिवर्स हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है। सिमिलरली नेशनल वाटरवे 6 भी डेवलप किया जा रहा है मिजोरम और मणिपुर की बॉर्डर पे बराक रिवर के ऊपर, दैट इज 121 किलोमीटर स्ट्रेच असम, मिजोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा ओवर द बराक रिवर के इसके ऊपर डेवलप इसको किया जा रहा है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट वाटरवेज थ्रू द एक्सेसिबिलिटी पॉइंट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरवेज कि ये अगर किसी भी अनकंडीशनल वेदर सीजन हो या हैवी रेनी सीजन हो या ऐसे समय में जब कम्युनिकेशन ईजी नहीं हो तो वी कैन यूज दीज एक्सेसिबल पॉइंट फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, तो ये बात थी अब तक हमारे वाटरवेज की। वाटरवेज कितने डेवलप हो चुके हैं, हाउ मेनी वाटरवेज वी आर हैविंग इन इंडिया। नाउ वी आर मूविंग टू पोर्ट सिटीज। पोर्ट सिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने बात की द कम्युनिकेशन विच इज डेवलप्ड बाय रोडवेज एंड रेलवेज at the extreme end, these production and goods and services must export their production to the different countries. So via connecting different countries in terms of quantity and major bulk of goods and services, we are having ports जहाँ से shipments के through we are traversing our production to the different countries. So port cities are important, ports are important for any country. We are having 12 major ports in India, or we are very lucky that we are having those ports which are developed naturally, and after naturally developed we are maintain them artificially big ports in our country. तो जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं सबका यूटिलाइजेशन सिमिलर है, इंटरनेशनल ट्रेड को या इंटरनेशनल जो हम व्यापार करते हैं उसको एक्सपैंड करना। तो इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन, जो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टू दी कोलकाता, जो हम फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज इफ यू आर मूविंग फ्रॉम गुजरात टू दी कोलकाता वी आर हैविंग 7516 किलोमीटर का पूरा कोस्ट लाइन हम कवर करते हैं। इस कोस्ट पे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज हैं उनका जो यूटिलाइजेशन है वो हम देखेंगे।
95% जो इंडिया का ट्रेड है ओवरऑल आर मेंटेन्ड बाय दीज मेजर 12 पोर्ट्स। तो इन मेजर 12 पोर्ट्स से ही सारा कोस्ट जो है हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको मेंटेन करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू कितने तरीके के पोर्ट एंड हाउ दीज पोर्ट्स आर डेवलप्ड एंड इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। वेस्टर्न साइड, दो सेक्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं, द वेस्टर्न साइड पोर्ट एंड ईस्टर्न साइड पोर्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम दी गुजरात टू दी एंटी क्लॉकवाइज हम इसको चल के लेके चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कांडला की। कांडला पोर्ट जो है ये गुजरात में है, ठीक है। कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया था सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस, when we got independence in 1947 the major port of India was Karachi। कराची एक मेजर पोर्ट के रूप में डेवलप हो चुका था और कराची से कम्युनिकेशन होता था। आफ्टर पार्टीशन कराची was went towards the Pakistan side and we are having the कांडला। कांडला को डेवलप किया गया एज अ पोर्ट। कांडला इज अ टाइडल पोर्ट, टाइडल मतलब हाई टाइड्स के थ्रू वहां पर कोस्टल एरोजन से जो फ्लैट लैंड्स डेवलप हुए उसकी वजह से वो एक नेचुरल पोर्ट डेवलप हुआ। इट इज अ टाइडल पोर्ट एंड रिसेंटली कांडला पोर्ट का नाम जो है चेंज किया गया है एज अ दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। मूविंग द नेक्स्ट ऑन द सेम साइड मुंबई। मुंबई के अंदर, मुंबई इज अ नेचुरल हार्बर, नेचुरल पोर्ट है, नेचुरल सी के थ्रू डेवलप किया गया पोर्ट है, इसीलिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ कार्गो या सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैंडल करता है मुंबई। मुंबई इज अ नेचुरल पोर्ट। मुंबई का लोड को इजी करने के लिए उसी के पास नेचुरल आर्टिफिशियल पोर्ट डेवलप किया गया है नेचुरल पोर्ट के पास, दैट इज JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो उसके कार्गो या वेट को जो है हैंडल करता है। सिमिलरली मूविंग फर्दर डाउन टुवर्ड्स दी वेस्ट, मार्मोगोवा, ये गोवा के अंदर जो पोर्ट है, आयरन और जितना भी एक्सपोर्ट होता है गुजरात महाराष्ट्र और गोवा से, वो इस पोर्ट से हैंडल किया जाता है। मार्मोगोवा पोर्ट, मार्मोगोवा शिप बिल्डिंग के लिए भी जाना जाता है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन मैंगलोर, मैंगलोर कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर कुदेरमुख माइन से जितना आयरन और एक्सट्रैक्ट होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है जापान की साइड पे, कुदेरमुख माइन से निकलने वाले आयरन को। मैंगलोर कर्नाटका के अंदर जाता है। वी हैव टू रिमेंबर द लोकेशन एंड पोर्ट ऑफ दीज सिटीज, दीज पोर्ट्स एंड देयर relative states were asked number of times in different examinations। कोची केरला, जो कि एक लगून पोर्ट है, कोस्टल एरोजन की वजह से रिवर राइन और सी वाटर के मिलने से ये डेवलप हुआ है कोची पोर्ट। देन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं नियर बाय, जो पोर्ट्स हैं वो हम बात करेंगे फ्रॉम दी वेस्टर्न ईस्टर्न साइड पे बढ़ते हुए। ईस्टर्न साइड पे अगर हम बात करेंगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ऊपर बढ़ते हुए, टुटिकोरियन जो पोर्ट है वो तमिलनाडु का पोर्ट है, जो कि ज्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वी आर हैविंग मेंटेन बाय दिस पोर्ट, चाहे श्रीलंका हो गया, चाहे कंबोडिया, थाईलैंड, जितना भी ट्रेड बिजनेस ऑपरेशंस लॉजिस्टिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो यहाँ से मेंटेन किए जाते हैं, टुटिकोरियन पोर्ट तमिलनाडु से। देन वी आर हैविंग सेकंड पोर्ट इन तमिलनाडु, दैट इज चेन्नई, जो कि ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसको डेवलप किया गया था, और बिजनेस या ट्रेड ऑफ वॉल्यूम के कंपैरिजन में दिस इज द सेकंड हाईएस्ट मोस्ट कैपेबल पोर्ट फ्रॉम दी हैंडलिंग बिजनेस ऑपरेशंस आफ्टर मुंबई। तो चेन्नई एक पोर्ट है। सिमिलरली विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा डीपेस्ट यानी लैंड एरिया में, लैंड एरिया के अंदर ज्यादा अंदर जाने के बाद जो सी एरिया को कवर करता है, यानी सी के बाद अंदर डीपेस्ट लैंडलॉक नेचुरल पोर्ट है वो विशाखापट्टनम पोर्ट है, जो कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पारादीप आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए उड़ीसा के अंदर पोर्ट है जिसको डेवलप किया गया है। और सबसे एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड में कोलकाता, जो कि एक रिवराइन पोर्ट है, रिवर हुगली रिवर के टाइडल जोन में डेवलप हुआ है, नियर द हुगली रिवर, इज अ टाइडल पोर्ट। हल्दिया को एक नया आर्टिफिशियल पोर्ट डेवलप किया जा रहा है जो कि इसके एक्सट्रीम लोड को कम करने के लिए बनाया गया है। तो ये सारे पोर्ट जो है इसको अब एक बार हम मैप के थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट साइड पे ये जैसे कि हमने बात की थी, गुजरात से स्टार्ट करके कांडला से, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर आता है, वहां से स्टार्ट करके मुंबई जो कि एक नेचुरल पोर्ट है, देर आफ्टर मार्मोगोवा पोर्ट ट्रस्ट जो हमने बात की गोवा के अंदर, देर आफ्टर मैंगलोर कर्नाटका के अंदर जो पोर्ट है उसकी हमने बात की, देर आफ्टर कोची, कोची के अंदर जो लगून पोर्ट है उसकी हमने बात करी, टुटिकोरियन जो कि चेन्नई के अंदर आता है, देर आफ्टर तमिलनाडु के अंदर आता है, चेन्नई सेकंड हमारा जो पोर्ट है वो, देर आफ्टर विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट, पारादीप इन उड़ीसा एंड कोलकाता। सो वी आर हैविंग डिफरेंट इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स इन ईस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोर्ट्स या ट्रेड ऑफ वॉल्यूम को हैंडल करने के केस में। नेक्स्ट, यहां तक की बात थी हमारे पोर्ट सिटीज की। नाउ वी आर मूविंग दी अनदर सेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज एयरवेज। एयरवेज की अगर हम बात करें तो एयरवेज का एक्सपेंशन जो है, एयरवेज का एक्सपेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो हाई रग्ड टेरेन एरियाज हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जो एरियाज है जहां पर एक्सेसिबिलिटी ईजी नहीं है, जैसे कि बात करें मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, या हम बात करें लेह लद्दाख या कश्मीर की, जो कि एक्सट्रीम
वेदर को हैंडल करते हैं, 6 महीने विंटर्स के सीजन में कनेक्टिविटी रोड से खत्म हो जाती है। तो इन पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए एयरवेज का एक्सपेंशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही तरीके से, चाहे वो पैसेंजर की कैपेसिटी हो या फ्राइट कॉरिडोर की कैपेसिटी हो या एज ए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो, एयरवेज का डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द एयर ट्रेवल जो हम आज देखते हैं वो फास्टेस्ट मोड है कम्युनिकेशन का। हमें पता है कि सबसे कम टाइम जो है वो एयर ट्रैवल के थ्रू लगता है, एंड मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस। ज्यादातर इसको हम ये मान सकते हैं कि एयर पैसेंजर जो है, एयर इज नॉट एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ एरिया, बट इट इज द कम्युनिकेशन चैनल विच इज डेवलप्ड फॉर डिफरेंट पर्पज ऑफ पैसेंजर। इट कैन कवर अ हाई डिफिकल्ट टेराइन एंड हाई माउंटेनियस एरिया को ये कवर करता है, एंड ड्राई डेजर्ट यानी जितना भी एक्सेसिबल एरियाज है उसको ये कम्युनिकेट कर सकता है या उसको कन्वर्ट कर सकता है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है कंट्री का, वो एक्सट्रीम मोस्ट एरिया जो है वो एयरवेज के थ्रू एक्सपेंड किया जा सकता है, नए एयरपोर्ट्स को वहाँ डेवलप किया जा रहा है, एंड मार्क्ड इट विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर। चाहे किसी भी तरीके की टोपोग्राफी हो, एयर ट्रेवल के अंदर उस चीज को कवर किया जा सकता है। एयर ट्रांसपोर्ट को सबसे पहले नेशनलाइज या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मिला था 1953 में, एयर इंडिया को डेवलप किया गया, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। एयर इंडिया ने प्राइवेट और डोमेस्टिक दोनों और इंटरनेशनल दोनों ही तरीके की सर्विसेज स्टार्ट की। डोमेस्टिक जैसा कि हमने बात की थी कि किसी भी मेट्रो सिटी को मेट्रो सिटी से जोड़ना हो, या इंडिया के अंदर जो सर्विसेज है एयर की, उसको डोमेस्टिक कहा जाता है, नेशनल कहा जाता है। इंटरनेशनल सर्विसेज जहां पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर पवन हंस हेलीकॉप्टर्स जो हैं, ये भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, जो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को सर्विसेज देते हैं। बॉम्बे हाई से जो हम ऑयल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, वहां से उनको ऑफशोर से ऑनशोर सर्विसेज देने के लिए। तो एयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑल्दो एयर इज नॉट एक्सेसिबल बाय ऑल लार्ज पॉपुलेशन या लार्ज सेगमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, बट इट इज डेवलप्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री, यानी फास्ट एक्सेसिबिलिटी के लिए एयरवेज को डेवलप होना बहुत जरूरी है। वी आर हैविंग डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, लाइक मुंबई के अंदर हम बात करें छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या हम दिल्ली में बात करें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या हम बात करें चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दीज ऑल एयरपोर्ट्स आर हैविंग हाईएस्ट कम्युनिकेशन चैनल्स विद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से बल्क में बहुत सारा जो है इंटरनेशनल सर्विसेज को जनरेट किया जा रहा है एयरवेज की तरह से। तो एयरवेज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद ऑल दीज थ्री डिफरेंट सेगमेंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। नेक्स्ट, नाउ इसके अलावा जितना भी कम्युनिकेशन हम देखते हैं, ऑल कम्युनिकेशन विच इज डन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक अगर वो रेडियो है या टेलीविजन है या सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, पोस्टल कम्युनिकेशन है, पोस्ट ऑफिस से लेके जो हम देखते हैं अब जो पोस्ट ऑफिस का जो कनेक्टिविटी है, यानी पेपर को लेके जो कनेक्टिविटीज है, सभी कुछ कम्युनिकेशन में आता है। और आइदर इट विल बी इंटरनेट सर्विसेज, आइदर इट विल बी कम्युनिकेशन चैनल वाया लेटर, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन कम्युनिकेशन। आप घर में बैठ के टेलीविजन देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आप चैनल्स के थ्रू देख रहे हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू देख रहे हैं। कम्युनिकेशन कंटेन्स ऑल, जितना भी सेगमेंट है कम्युनिकेशन के अंदर जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेटर और रिसीवर। पर्सनल कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, यानी कि मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, प्रेस, ये सब मास मीडिया होता है, यानी जिसमें मीडिया को यूज करके मास पॉपुलेशन तक अप्रोच की जाती है, एक सोर्स से बहुत सारे नंबर ऑफ टारगेटेड ऑडियंस को कवर किया जाता है। देन द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री, ये सब उसी का पार्ट है। इंडियन पोस्टल सर्विस, जैसे कि हमने बात की, पोस्ट ऑफिस या पोस्ट सर्कुलेशन जो होता है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड का, यानी हाई टेराइन एरिया लेह लद्दाख तक हमें पोस्ट ऑफिस मिल सकता है, प्लस कोस्टल रीजन के अंदर केरला तक हमें पोस्ट ऑफिस मिलेगा, जो कि रूरल एरिया, विलेज टू विलेज कनेक्टिविटी, जहां पर नेटवर्क हाई नेटवर्क्स डेवलप नहीं हुए हैं, या रेडियो या फिर टेलीविजन के अलावा या फिर टेलीफोन सर्विसेज जब तक डेवलप नहीं हुई थी, पोस्टल सर्विसेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क ऑल्सो इन एशिया। एशिया के अंदर सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस। मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस ऑफ इंडिया, ज़्यादातर वो सभी कनेक्टेड हैं सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। STD बहुत समय पहले तक एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन टेलीफोन के थ्रू होता था, जब किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट की सिटी को फोन करना होता था, तो वी यूज दिस STD या सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अब तो मोबाइल कम्युनिकेशंस के थ्रू ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं टेक्नोलॉजी, बट STD was the at that time STD was the most advanced communication method when you are having a communication with different states person, महाराष्ट्र के पर्सन को गुजरात से कनेक्ट करना हो टेलीफोन फैसिलिटी के थ्रू। देन दूरदर्शन जो है, दैट इज द इंडियाज मोस्ट एक्सेसिबल चैनल ओवर द टेलीविजन विच इज कनेक्टेड विद डिफरेंट टेरिटोरियल नेटवर्क एरिया, यानी एक्सट्रीम मोस्ट ऑफ विलेजेस नॉर्थ ईस्टर्न या लद्दाख या फिर केरला के अंदर इसको कनेक्ट किया जाता है। DD1 या नेशनल टीवी जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू
एंटीना के थ्रू इसको कम्युनिकेट किया जाता था बहुत सालों पहले। अब तो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस की वजह से हम बहुत साफ पिक्चर या इमेजेस देख पा रहे हैं। तो दूरदर्शन वॉज द नेशनल टेलीविजन एट वन टाइम। नेक्स्ट कम्युनिकेशन में बात करेंगे कि जो लार्जेस्ट इंडिया का जो मास कम्युनिकेशन है, मूवीज या फिल्म्स इंडस्ट्री देखते हैं, सबसे ज्यादा मूवीज या फिल्म इंडस्ट्री जो है इंडिया की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली फिल्म इंडस्ट्री है वर्ल्ड की, फीचर फिल्म जो है सबसे ज्यादा इंडिया में बनती है। देन ये इसको भी मॉनिटर या गवर्निंग करने का काम जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास जाता है, यानी CBEC जो है वो हमारी मूवीज को एडिट करती है, उसके अंदर काट छाट करती है, कंटेंट को वेरीफाई करती है। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड जैसे कि हमने देखा, जो भी हमने कम्युनिकेशन मॉड्स पढ़े उनके अंदर जितना भी ट्रेड हुआ है वो सब हमें बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए करना है। तो जो भी व्यापार हम बाहर के देशों से करते हैं, एनी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी वी आर हैविंग विद डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इट मे टेक प्लेस थ्रू द सी, एयर और लैंड, किसी भी थ्रू हो सकता है। जापान हम एयर के थ्रू भी हमारी प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं, हम उसको सी के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं। दीज आर कनेक्टिविटीज, रूट, लैंड रूट्स अगर किसी कंट्री के साथ लाइक नेपाल, भूटान, उसके थ्रू भी हम हमारी कम्युनिकेशन चीजें पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इसको देखेंगे हम कम्युनिकेशन के अंदर कि जो अलग नेटवर्क है उसकी हम बात करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड जैसे हम बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो भी हम करते हैं, या इंडिया जितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट मींस जो प्रोडक्ट हमने इंडिया से बाहर भेजे बनाकर प्रोडक्शन करके, इंपोर्ट मींस अगर हम जापान से जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या चाइना से इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं वो हमारा इंपोर्ट। यानी जो बैलेंस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर आपकी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, दैट मींस योर कंट्री इज हैविंग बैलेंस ट्रेड। उसका ट्रेड जो है वो बैलेंस्ड है, डेफिशिट नहीं है, घाटे का नहीं है। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, यानी जब एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है इंपोर्ट से, देन द वैल्यू इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। उसे कहा जाता है फेवरेबल, यानी आपकी कंट्री के फेवर में है, डेवलपमेंट में है, उससे लॉस नहीं हो रहा है। when the value of imports exceed, जब import की वैल्यू ज्यादा होती है एक्सपोर्ट से, तो दैट इज नोन एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी जहां जो ट्रेड है वो अनफेवरेबल है, बैलेंस नहीं है, उसमें नुकसान ज्यादा है। तो इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू इसको मॉनिटर करते हैं कि बैलेंस ट्रेड क्या होता है और फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड किसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो है वो टूरिज्म ऑफ ट्रेड, यानी टूरिज्म भी एक तरीके का ट्रेड है। इंडिया जो है उन कंट्रीज में आता है जहां पर सबसे ज्यादा एक्सपेंशन है टूरिज्म का, जो विदेशी सैलानी या टूरिस्ट इंडिया में आते हैं सबसे ज्यादा, वो टूरिस्ट यहाँ पर आकर अपनी हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करके देते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। किसी भी एरिया में अगर टूरिस्ट प्लेस है उसको डेवलप किया जाता है एज अ चैनल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर राजस्थान की बात करें या केरला की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, टूरिज्म इज ऑल्सो आर हैविंग अ मोड ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली उसको डेवलपमेंट किया जाता है। टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की जो एक इमेज है उसको डेवलप करता है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है उसको डेवलप करता है, कल्चर हेरिटेज के माध्यम से उसको दिखाते हैं। और इट विल ऑल्सो जनरेट फैसिलिटेट्स, लाइक अगर हम बात करें कि लोग इंडिया में आके इलाज करा रहे हैं, इंडिया की यहाँ इंडिया में आकर रह रहे हैं, तो इट विल ऑल्सो प्रमोट दी इमेज ऑफ इंडिया एज अ टूरिज्म सेंटर। इंडिया में आकर लोगों का जो एक एम्प्लॉयमेंट है, बहुत से लोग सेटल हो जाते हैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर हाई टूरिज्म सिटी पर और अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ जनरेट करते हैं। टूरिज्म ऑल्सो हैविंग अ प्लेस इन इकोनॉमिक जनरेशन। सो ये सारा जो सेगमेंट है टूरिज्म को कनेक्ट करता है, इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, अलग अलग सेक्शन के माध्यम से टूरिज्म को हम डेवलप करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे।